लाइट ऑन करा मेरा लाइट ऑन कर यार बिजली में चले रहा बस बदा का मुंह आता बस। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में फिजियोलॉजी के अंदर। टुडे टॉपिक इज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है जी, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखिए अभी आगे आ जाइए, पीछे आगे जो जगह खाली है ना उसको तो पूरा करें ना। लाइट गई है, जिसको नजर नहीं आता वो आगे आ जाए, आगे जगह है। आप इधर बैठ जाए, इधर हो जाए, आप इधर इस तरह जगह छोड़ देना, कुछ लोग बैठ जाएंगे इधर ना। खैर कोई सुनिए, इधर आ जाए, बैठ जाए। ओके जी, तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखें, आज इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट लाइफ सेविंग ग्लैंड इज ऑल अबाउट। ठीक है, ये लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहलाता है क्योंकि इसकी जो हार्मोन्स है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, दीज ग्लैंड आर लोकेटेड मेनली above the kidneys। ठीक है, ये जो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, above the kidney, that's why known as suprarenal gland। suprarenal glands, रीनल इज द वर्ड यूज फॉर किडनी। ठीक है, सुप्रा मीन अबव। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप लोग इस नाम पे गौर करें, रीनल का मतलब क्या है? किडनी। और एड का मतलब क्या होता है? जमा, प्लस करना। अगर हम किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्लस करें तो उसका नाम क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, सो एडिंग ऑन द किडनी, एडिंग ऑन द रीनल। ठीक है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। इसमें लिखे शेप, एड्रिनल ग्लैंड की शेप लेके, दे आर ट्राइंगुलर इन शेप। ये क्या होते हैं? ट्राइंगुलर इन शेप। तो एड्रिनल ग्लैंड आर ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर इन शेप। जो एड्रिनल ग्लैंड है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ये वेट में थोड़ा सा हेवियर है एज कंपेयर टू राइट एड्रिनल ग्लैंड। हमारे बॉडी के अंदर दो किडनीज है, तो दोनों के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड है, तो उसकी नंबर कितनी होनी चाहिए? 2। एड्रिनल ग्लैंड्स आर 2 in numbers, they are 2 in numbers। टोटल एड्रिनल ग्लैंड 2 होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, इसकी जो वेट है, वेट, कंबाइंड वेट की बात करें, कंबाइंड वेट मतलब दोनों को मिला के, कंबाइंड वेट इज अबाउट देखिए, अगर हम इसकी एडल्ट में बात करें, मतलब यह है कि ओल्डर एजेस के अंदर थोड़ा सा ये वेट स्लाइटली बढ़ा देते हैं, लेकिन कंबाइंड वेट इज ऑलवेज अबाउट 14 ग्राम। ये कितना होता है? 14 ग्राम होता है। इसका मतलब यह है इसकी जो वेट है ये वेरी करती है अराउंड 10 to 28 ग्राम। ठीक है ना, 10 to 28 ग्राम। लेकिन इसकी जो कंबाइंड वेट लिया जाता है वो अराउंड कितना होता है? 14 ग्राम होता है। कि अगर हम लेफ्ट और राइट एड्रिनल ग्लैंड को आपस में मिलाएं और इसकी वेट करें तो उसका कंबाइंड वेट कितना होता है? 14 ग्राम। 14 ग्राम बहुत कम वेट है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बॉडी के अंदर ये ग्लैंड ना रहे तो लाइफ इम्पॉसिबल है। देखिए अल्लाह की एक ब्यूटी है, नेचर की एक ब्यूटी है, इतने कम ग्राम वेट के ग्लैंड के बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। Therefore these glands are life saving glands of body। वो क्यों है इसकी हम फिर आगे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड क्यों कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि रिलेशन टू पेरिटोनियम, रिलेशन टू पेरिटोनियम। ठीक है, कि पेरिटोनियम के साथ इसकी रिलेशन क्या है? पेरिटोनियम इज अ फैटी लेयर विच सराउंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन। मतलब एब्डोमिन के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं जिसके इर्द गिर्द फैट्स का एक लेयर होता है, उस फैटी लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। इस वजह से एब्डोमिनल कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं।
लेकिन सिंपली याद रखे कि व्हाट इज पेरिटोनियम, इट इज नथिंग बट इट इज अ लेयर विच इज मेड अप ऑफ फैट्स which surround internal organ of the abdomen, that is called of peritoneum. लेकिन कुछ आर्गन एब्डोमेन के अंदर फैट्स ने सराउंड किए हैं और कुछ आर्गन फैट्स ने सराउंड नहीं किए हैं. Those organ in the abdomen which surrounded peritoneum layer, they are called intraperitoneal structure. उसको क्या कहते हैं? इंट्रापेरिटोनियल. और ऐसे ग्लैंड या आर्गन जो एब्डोमेन का हिस्सा है लेकिन उसके इर्द गिर्द पेरिटोनियम लेयर नहीं है, दे आर कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर. उसका नाम क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियल. जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके इर्द गिर्द पेरिटोनियम लेयर नहीं है. तो एड्रिनल ग्लैंड्स आर इंट्रापेरिटोनियल या रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली फॉर दोज हु इज गोइंग टुवर्ड सर्जरी. जो सर्जरी के अंदर जा रहे या सर्जरी स्पेशलिटी में जा रहे, तो व्हेन द सर्जन कट दिस एरिया, तो एब्डोमेन आर्गन तक पहुंचने के लिए उसने पेरिटोनियम को कट करना होता है. लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पेरिटोनियम को कट करना नहीं होता क्योंकि ये पेरिटोनियम से बाहर होते हैं. तो दे आर रेट्रोपेरिटोनियल. रेट्रो मीन बिहाइंड, मतलब बाहर होते हैं किस चीज से? पेरिटोनियम. तो इंट्रा पेरिटोनियल नहीं है बल्कि क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल है. ये किसके ऊपर पड़े हैं? किडनी. तो किडनी भी क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल है. किडनी के नीचे यूरेटर स्टार्ट होती है, तो यूरेटर भी क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल है. इसका मतलब एब्डोमेन की साइड पे जितने भी आर्गन इस तरह नीचे जा रहे हैं इंक्लूडिंग एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज एंड यूरेटर, दे ऑल थ्री आर व्हाट? रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर. ठीक है जी. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये पॉइंट याद रखें, इसकी ब्लड सप्लाई. इसकी ब्लड सप्लाई क्या है? एड्रिनल ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे एब्डोमेन कैविटी के अंदर एनाटॉमी में अलग, लेकिन इसकी ब्लड सप्लाई अगर आप लोगों ने याद रखना है तो एड्रिनल ग्लैंड रिसीव ब्लड फ्रॉम दी फ्रेनिक आर्टरी. ये किससे ब्लड लेता है? फ्रेनिक आर्टरी. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्रेनिक आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाई डायफ्राम. ये किसको ब्लड देती है? डायफ्राम. इस तरह डायफ्राम इज अ चीफ रेस्पिरेटरी मसल विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन. डायफ्राम के बगैर इंसान सांस नहीं ले सकता. और डायफ्राम वो मसल है जो थोरेसिक कैविटी को किससे डिफरेंशिएट करता है? एब्डोमेन से. तो डायफ्राम को जो आर्टरी सप्लाई करती है उससे एक छोटी सी ब्रांच निकलती है और वो जाकर किसको ब्लड देती है? एड्रिनल ग्लैंड. तो द सोर्सेज ऑफ आर्टरी फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड इज वन इज फ्रेनिक आर्टरी. नेक्स्ट देखिए ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी ब्रांचेस. वैसे रीनल आर्टरी खुद किसको ब्लड देगी? हाँ जी, किडनी. रीनल इज द वर्ड यूज्ड फॉर किडनी. दिस आर्टरी इटसेल्फ गिव ब्लड सप्लाई टू द किडनी, लेकिन जस्ट बिफोर एंटरिंग टू किडनी ये अपने आप से एक आर्टरी देती है, ब्रांच देती है, ताकि वो किसको सप्लाई करे? एड्रिनल ग्लैंड को. तो रीनल आर्टरी खुद सप्लाई नहीं करती, एड्रिनल ग्लैंड इसकी क्या करती है? ब्रांच करती है. तो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आल्सो सप्लाई ब्लड टू दी एड्रिनल ग्लैंड. अगर स्टीनोसिस हो जाए, व्हाट इज स्टीनोसिस? नेर्विंग. अगर रीनल आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट बन जाए, क्लॉट का नाम सुना है क्या? नहीं. या कोई थ्रोम्बस बन जाए तो ब्लड सप्लाई टू द किडनी क्या हो जाएगी? कम. न कि किडनी को कम होगी लेकिन किसकी ब्लड भी इम्पेयर्ड हो जाएगी? एड्रिनल ग्लैंड. तो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस या रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस, इसके अंदर दो जगहों को ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है इंक्लूडिंग किडनी एज वेल एज एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. और नेक्स्ट इंपोर्टेंट लेके एब्डोमिनल एयोर्टा. व्हाट? एब्डोमिनल एयोर्टा. द मेजर आर्टरी इन द एब्डोमेन इज कॉल्ड एब्डोमिनल एयोर्टा. और इस एब्डोमिनल एयोर्टा से एक ब्रांच निकलती है, उसका नाम है सुप्रा रीनल आर्टरीज. उसका नाम क्या है? सुप्रा रीनल आर्टरी. भाई ये तीन चीजें प्लीज ऐड करें अपने नोट्स में. ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये नहीं पढ़ा है फिजियो के अंदर, ऐड कर दे. वी विल डिस्कस इट इन द एनाटॉमी वेरी डिटेल, लेकिन प्लीज एज फार एज एड्रिनल ग्लैंड इज कंसर्न्ड दीस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एड्रिनल ग्लैंड को जो ब्लड मिलती है इसकी सिर्फ अगर कंबाइंड वेट किया जाए तो कितना ग्राम है? 14. ये कम है कि ज्यादा? बहुत कम है, ना होने के बराबर. 14 ग्राम इज नथिंग. लेकिन इतने छोटे ग्लैंड को अल्लाह ने जो ब्लड दी है वो कितनी सोर्सेज से दी है? 3 से दी है. मतलब एक फ्रेनिक आर्टरी से दी है, रीनल आर्टरी से और एब्डोमिनल एयोर्टा से दी है. 3 आर्टरी सोर्सेज इसलिए है जितना हम इसको ज्यादा ब्लड देंगे उतना ये ग्लैंड हेल्दी रहेंगे, और जितना ये हेल्दी होंगे उतना इनफ हार्मोन की प्रोडक्शन करेंगे जो लाइफ को मेंटेन करेंगे. समझ गए कि नहीं? तो इस ग्लैंड को कितनी सोर्सेज से आर्टरी मिलती है? 3. इस तरह क्वेश्चन आता है. All of the following regarding adrenal gland supply are true except of. मतलब कहते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन सारे ठीक है रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एक्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ए फ्रेनिक आर्टरी,
ऑप्शन बी रीनल आर्टरी, ऑप्शन सी एब्डोमिनल आर्टरी, ऑप्शन डी थोरेसिक आर्टरी। तो उसके अंदर कौन सी नहीं आती? थोरेसिक आर्टरी। ये तीनों आर्टरी ठीक है और इसके साथ चौथी आर्टरी जो भी दे दे वो गलत होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके नीचे लिखे पार्ट्स, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड? तो एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके जनाब पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो लेके पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स। तो मेनली दिस ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले के एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। ठीक है, इन दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ व्हाट? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसमें लिखे दिस इज द आउटर पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? आउटर पार्ट। दिस इज आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। और ये क्या होगा? दिस इज इनर पार्ट। ये एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज एड्रिनल मेडुला, बट आउटर पार्ट कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे इट कंटेन 80% ऑफ एड्रिनल मैटर। इसका मतलब ये है एड्रिनल ग्लैंड के जितने भी सेल्स है इसका 80% किसके अंदर आता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसका मतलब ये है कि जो मेन फंक्शनल सेल्स है वो ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स में होते हैं। और इसमें लेके इट फॉर्म 20% ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल ग्लैंड का कितना परसेंट बना रही है? 20%। इट फॉर्म 20% ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that is asked anywhere in the exam as far as endocrine gland is concerned in the physiology. This question is asked everywhere कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये एम्ब्रियोलॉजी के तौर पे कहाँ से अराइज होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब एम्ब्रियो फॉर एग्जांपल फीटस बनता है इनसाइड द मदर यूटरस तो बच्चे के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर इनसाइड द मदर यूटरस जो बच्चा बनता है उसमें एड्रिनल ग्लैंड का जो कौन सा पार्ट बनेगा? कॉर्टेक्स बनेगा। ये किस चीज से बनेगा? तो लेके एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। एनीवन इन द होल क्लास? नो। नेक्स्ट, शाबाश। एनीवन इन द होल क्लास के स्पेसिफिक कौन बता सकता है कि जो स्पेसिफिक इसका आंसर है वो क्या है? भाई एग्जाम में जब भी आ जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से अराइज होता है, इसका आंसर है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ये वर्ड याद रखें, इंटरमीडिएट मीजोडर्म। एग्जाम में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज रिमेंबर इट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस नोट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म। तो इंटरमीडिएट मीजोडर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। यहाँ से क्या निकलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स निकलता है। अब इधर देखें, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ कि जब एम्ब्रियो या प्रेगनेंसी के कितने वीक्स हो जाए? 3 वीक्स। 3 वीक्स एम्ब्रियो मतलब ये है कि 3 हफ्तों की जो एम्ब्रियो होती है इसमें नेचर कुछ चेंजेस लाती है। उसमें जो चेंजेस आती है इसमें जो अपर वाला लेयर बनता है उसका नाम क्या होता है? एक्टोडर्म, जिससे स्किन और नेल्स वगैरह बनेंगी। ठीक है, एक्टोडर्म। इसके बाद जो मिडल लेयर बनता है उसका नाम क्या है? मीजोडर्म। और सबसे आखिर में एंडोडर्म। ये कितने लेयर एम्ब्रियो बन गया? 3। इन 3 लेयर एम्ब्रियो को हम गैस्ट्रूला कहते हैं। एम्ब्रियो में क्या कहते हैं? गैस्ट्रूला। और इस 3 लेयर की फॉर्मेशन को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस, मैं एम्ब्रियोलॉजी की स्पेशल क्लास लूंगा इस पर। ठीक है, तो गैस्ट्रूला इज अ 3 वीक एम्ब्रियो। इसमें कितनी लेयर होगी? 3 लेयर होगी। अब क्वेश्चन टू बी रिमेंबर, इसमें 3 वीक है तो 3 वीक में कितनी लेयर होगी? 3 लेयर होगी। ठीक है, जो मीजोडर्म है इसके अंदर फिर चेंजेस आती है। मीजोडर्म से एक टाइप बनता है उसका नाम है एक्सियल मीजोडर्म। इसको क्या कहते हैं?
एक्सियल, इसके अपने डेरिवेटिव है, यू विल डिस्कस इट। फिर नेक्स्ट इज कॉल्ड पैराक्सियल मेसोडर्म, नेक्स्ट का नाम क्या है, पैराक्सियल मेसोडर्म। नेक्स्ट इज कॉल्ड लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटरमीडिएट मेसोडर्म, उसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म। जिसका मतलब ये है कि जो मेसोडर्म लेयर है इससे फर्दर कितने लेयर बनेंगे, 4 लेयर बनेंगे। दीज आर द सबसेट्स ऑफ मेसोडर्मल लेयर, ठीक है। तो इससे अपने स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर, इससे अपने अपने स्ट्रक्चर। तो अगर एग्जाम में ज्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं दिया है, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ विच पार्ट, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और सिर्फ ये तीनों चीजें दी गई है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, मेसोडर्म है। अगर मेसोडर्म के अंदर ये 4 ऑप्शन दी है तो फिर इंटरमीडिएट मेसोडर्म होगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स यहाँ से आता है, क्लियर है कि नहीं, मतलब इन चीजों से नहीं, स्पेशली रिमेंबर इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अब आते हैं एड्रीनल मेडुला की तरफ। एड्रीनल मेडुला, इसकी अगर एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन पूछा जाए, ठीक है, तो दिस एड्रीनल मेडुला अराइजेस फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल। ये कहाँ से आता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एट कमिंग फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल। अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है कि एम्ब्रियो के अंदर आज हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, 3, उसमें न्यूरल क्रेस्ट का कहीं पे जिक्र है, नहीं है। लेकिन न्यूरल क्रेस्ट सेल आर द स्पेशल सेल दैट अराइजेस फ्रॉम विच लेयर, एक्टोडर्म। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल आर डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म एंड दीज न्यूरल क्रेस्ट सेल विल लेटर फॉर्म द एड्रीनल मेडुला। वो फिर क्या बनाएगी, एड्रीनल मेडुला बनेगी। तो प्लीज याद रखें, इन तीनों में से मेसोडर्म से क्या बनेगी, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एक्टोडर्म से क्या बनेगी, एड्रीनल मेडुला। लेकिन एक्टोडर्म से सारा नहीं, इसके स्पेशल सेल से, जिसका नाम क्या है, न्यूरल क्रेस्ट सेल होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसके लेयर्स लेके, कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसके अंदर फिर फर्दर क्या होती है, लेयर्स होती है। अब वो लेयर्स हम डिस्कस करेंगे। लेयर्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से लेके 3, कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। इससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का आता है कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये तो आउटर पार्ट है, लेकिन एड्रीनल कॉर्टेक्स फर्दर कितनी लेयर से बना है, 3 लेयर से बना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखते आप लोग, इसके नीचे लिखे नोट में, ईच लेयर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स इज नोन एज जोना। इसको क्या कहते हैं, जोना कहते हैं। मतलब जोना वर्ड अगर फिजियोलॉजी में आ जाए, जोना इज द वर्ड यूज फॉर ईच लेयर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। हम कहते हैं ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स को फर्दर कितनी लेयर में डिवाइड किया गया है, 3 में, और हर लेयर को एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या नाम देते हैं, जोना नाम देते हैं, ठीक है। अब देखें, ये लिख लिया है सारा, हाँ, ये ऊपर यहाँ तक लिखा है कि नहीं, ओके। अब देखें, इसकी अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन के साथ साथ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो शेप मैंने क्या बताई है एड्रीनल ग्लैंड की, ट्रायंगुलर शेप। और एड्रीनल ग्लैंड को जब सर्जन देखता है, यहाँ पे जब सर्जन सर्जरी करे, दिस इज कॉल्ड लंबर एरिया। इसको क्या कहते हैं, लंबर एरिया। एड्रीनल ग्लैंड ऑन द लुक इट विल गिव अपीयरेंस ऑफ येलो कलर। ये किस तरह नजर आती है, येलो। येलो कलर का मतलब इसके ऊपर अपने फैट्स होते हैं, लेकिन वो फैट्स पेरिटोनियम नहीं होते। सो इट इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पेशल फैट्स, बट दोस फैट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ पेरिटोनियम। ये रेट्रोपेरिटोनियल जरूर है, लेकिन इसके स्टिल देयर इज फैटी लेयर। वो फैटी लेयर रखता है, लेकिन वो पेरिटोनियम नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो हमें कौन सा अपीयरेंस देगा, जहाँ पे फैट्स होते हैं दे लुक लाइक येलो, वो येलो अपीयरेंस देते हैं। तो प्लीज देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को ड्रा करें, दिस बीन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड किडनी। किडनी से यूरेटर निकलता है, क्लियर है, दिस इज किडनी। अब यहाँ पे इस किडनी के ऊपर यहाँ पे अगर इसको मैग्नीफाई करें, इस ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन को हम क्या, ग्लैंड को क्या कहेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। सो दीज ग्लैंड आर लाइज अबव द किडनी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये इसका इनर पार्ट है कि आउटर है, इनर। द सराउंडेड पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज एड्रीनल मेडुला। ये क्या है, एड्रीनल मेडुला, क्योंकि मेडुला इज द इनर पार्ट, और इसके बाहर जितना भी एरिया है दैट इज द आउटर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेडुला छोटा होता है, वो ग्लैंड का 20% बनाता है,
लेकिन जो कार्टेक्स है उसका बल्क ज्यादा होता है, वो पूरे ग्लैंड का 80% बनाता है। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन टू बी रिमेम्बर कि जो एड्रिनल कार्टेक्स है इसको फर्दर कितनी लेयर्स में डिवाइड किया जाता है? 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है। अब देखें, अब यहाँ पे आप लोग इमेजिन करें ये जो लेयर है ये कार्टेक्स का है कि मेडुला का? ये कार्टेक्स का है, और ईच लेयर को हम क्या कहते हैं? जोना। ठीक है, ये आउटर लेयर है। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद एक और लेयर होता है, तो ये मतलब कार्टेक्स में है कि मेडुला? ये कॉर्टेक्स में है, लेकिन ये नेक्स्ट लेयर है। और एक लेयर जनाब इधर याद रखें इसके अंदर होता है, ये भी कार्टेक्स का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे पास इनर साइड पे होता है। एड्रिनल ग्लैंड को जब हम देखते हैं वो हमें इस तरह अपीयरेंस देता है। अब यहाँ पे ये अपना एक लेयर बन गया कि नहीं? इस लेयर का नाम क्या है? जोना। क्या नेम है? जोना। इस लेयर का नाम क्या है? अगेन इट इज कॉल्ड जोना। ईच लेयर ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड जोना। और ये जो लास्ट है ये भी क्या है? जोना। So these 3 zones या zona are the part of which cortex? Adrenal cortex। adrenal cortex के अंदर। अब जोना का कैसे पता चलेगा कि आउटर है, मिडल है या इनर है? एड्रिनल कार्टेक्स का वो लेयर जो सबसे क्या है? बाहर है, उसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। इसका नाम क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है ना? अब ये नाम बन गया। अब इसके बाद जो मिडल वाले लेयर है इसका नाम है जोना फेसिकुलेटा। इसका नाम क्या है? जोना फेसिकुलेटा। क्लियर है? ये नाम सुने कि नहीं? जोना फेसिकुलेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पीएमसी के साइट पे जो आप लोग के दोस्त वगैरह हैं या किसी भी एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन है, आप लोग को साइट सेंड करूंगा ग्रुप में। रिमेंबर कि लास्ट एनालिसिस स्टेप 1 में इन लेयर से 3-4 क्वेश्चन आए थे। बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड सच ए इंपॉर्टेंट ग्लैंड व्हिच फाइट अगेंस्ट सिंपैथेटिक सिस्टम। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा कौन सा सिस्टम प्रीडोमिनेंट होता है? सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट करने के खिलाफ, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के खिलाफ कौन सा ग्लैंड होता है? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इनर वाली लेयर है कि नहीं? इसका नाम है जोना रेटिकुलेरस। इसका नाम क्या है? जोना रेटिकुलेरस। तो पहले तो ये 3 नाम आने चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। जोना ग्लोमेरुलोसा इज द आउटर लेयर, जोना फेसिकुलेटा इज द मिडल लेयर, और जोना रेटिकुलेरस इज द इनर लेयर। वो इनर लेयर होता है। ये बातें समझ रहे हैं कि सारे के नहीं? अब देखें, ये जो तीनों लेयर है इसको हम कंबाइन करें तो इस पूरे पार्ट को हम एड्रिनल कार्टेक्स कहते हैं। दिस व्हाट एड्रिनल कार्टेक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है? अब मेन पॉइंट टू बी रिमेंबर, स्टिल हमने इसके अंदर मेन चीजें याद रखनी है यार। इसको देख के कैसे याद करना है? ये ग्लैंड किसके ऊपर पड़ा है? किडनी। किडनी का काम मेन क्या है? फिल्ट्रेशन है। क्या है? फिल्ट्रेशन है। इधर प्लीज फोकस करें। इसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन है। और जिस स्पीड से फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड की उसको रेट कहते हैं। रेट मीन स्पीड। और इसके किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम है वो किस कैपिलरी का है? ग्लोमेरुलाई। तो इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये किसके साथ बढ़ाते हैं? किडनी। तो किडनी के ऊपर वाले बंदे के लिए याद रखे, पहला जी मीन ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेरस। इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये है GFR इज द वर्ड यूज फॉर किडनी। तो किडनी के ऊपर बंदा एड्रिनल ग्लैंड है, उसको अगर हम एंटर करेंगे तो पहले किस वर्ड पे जाएंगे? जी। आउटर लेयर कौन सा आएगा? ग्लोमेरुलोसा। इसके बाद फेसिकुलेटा और आखिर में रेटिकुलेरस आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह भी याद रख सकते हैं। अब देखिए मेन पॉइंट इसमें क्या है कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इसके अंदर जो MCQs क्वेश्चन आता है कि आउटर लेयर है कि मिडल है? आउटर लेयर, इससे एक हार्मोन बनता है विच इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। ये कौन सा हार्मोन बनाता है? एल्डोस्टेरोन। MCQs क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज कम फ्रॉम विच लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड? जोना ग्लोमेरुलोसा। इससे जो हार्मोन आता है दैट इज कॉल्ड कोर्टिसोल। इसका नाम क्या है? कोर्टिसोल। अगेन दिस इज MCQs क्वेश्चन। कोर्टिसोल इज अ नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है? हम जो इंजेक्शन लगाते हैं डेक्सामेथासोन वगैरह, ये तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक स्टेरॉइड है, लेकिन बॉडी की जो नॉर्मल स्टेरॉइड है इसका नाम क्या है? कोर्टिसोल है। ठीक है? और जोना रेटिकुलेरस इट रिलीजेस एंड्रोजन हार्मोन। ये क्या देती है? एंड्रोजन। ठीक है? अब एंड्रोजन के अंदर याद रखें फर्स्ट इज एस्ट्राडायोल। इसके अंदर क्या आता है? एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ये किस हार्मोन का एक्टिव फॉर्म है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अ प्रीडोमिनेंट फीमेल सेक्स हार्मोन। मतलब फीमेल में प्यूबर्टी के अंदर जितनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस है वो किस हार्मोन की वजह से है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का एक फॉर्म क्या है?
डायोल है। नेक्स्ट देखिए प्रोजेस्टेरॉन, क्या है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी। देखिए फीमेल में प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आती है, जिस तरह ब्रेस्ट बर्ड अपेयर होना, मतलब ये है कि प्यूबिक हेयर का अपेयर होना, वॉइस चेंजेस होना, मेंसेस रेगुलेट करना, ये किस हार्मोन का काम है, एस्ट्रोजन। लेकिन वंस द फीमेल गेट प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी मेंटेन करना किसका काम है, ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है। अगर हम फीमेल ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क बनाने वाली ग्लैंड की अपैरेटस को बढ़ाना, ये किसका काम है, लेकिन उसके लिए ब्रेस्ट साइज बढ़ाना ये किसका काम है, एस्ट्रोजन का काम है। ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट लेटर, इसकी अलग अलग फंक्शन। लेकिन इसमें पी आता है, पी फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, मतलब ये है जिस फीमेल के अंदर किस चीज का लेवल कम हो, प्रोजेस्टेरॉन, उन फीमेल के अंदर रिकरेंट एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, मतलब फीटल लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनता है, और इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ये भी बनता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दिस इज अ प्रीडोमिनेंट मेल सेक्सुअल हार्मोन, ये स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन तीनों हार्मोन्स को कंबाइंड हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। यार ये बात समझ गए कि नहीं। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन आता है, एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा कार्टिसोल, और जो जोना रेटिकुलरस है इससे एंड्रोजन आती है। एंड्रोजन में कितनी हार्मोन है, 3, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, ओके, इसमें याद रखना है कि वैसे एस्ट्रोजन का जो मेन सोर्स है, 95% एस्ट्रोजन इन अ फीमेल कम फ्रॉम ओवरीज। ये कहाँ से आती है, ओवरी से, विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो प्रोजेस्टेरॉन है इसकी मेन सोर्स फीमेल के अंदर कार्पस लूटियम का नाम सुना है, कार्पस लूटियम होता है। मतलब जब फीमेल हर मंथ साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन करती है, ओव्यूलेशन, तो ग्रेपियन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज हो जाए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जरिए, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्रेपियन फॉलिकल का, उसका नाम क्या होता है, कार्पस लूटियम। जो कार्पस लूटियम है वो क्या बनाना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन जाकर यूट्रस की प्रिपरेशन करता है, इसलिए कि अभी चांद से अगर बाहर स्पर्म आ जाए तो फिर क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो के लिए पहले से यूट्रस को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना, यूट्रस को प्रिपेयर करना, ये किस हार्मोन का काम है, प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर ओव्यूलेशन कोई फीमेल करती है 14 डे पे, तो ओवम की जो लाइफ स्पेन है वो 48 आवर है, 48 घंटे तक रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ओवम रहती है। अगर 48 आवर में उस ओवम को स्पर्म ना मिले तो ओवम बिकम डीजेनरेट, वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट। फिर जो प्रोजेस्टेरॉन ने तैयारी की होती है वो क्या हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। और जब वो शेडिंग होती है यूट्रस से सिल की, तो उसके साथ मदर वेसल ब्लीड करेगी कि नहीं, उसको फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब ये है नो साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी नहीं है। बट अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर शेडिंग नहीं होगी, फिर 9 मंथ तक प्रेगनेंसी में मेंसेस नहीं होगी। ये बात समझ गए कि नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स कार्पस लूटियम है, एस्ट्रोजन का मेन सोर्स ओवरी है, टेस्टोस्टेरोन का मेन सोर्स टेस्टिस है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आते हैं। लेकिन कुछ प्रोपोर्शन में ये हार्मोन जोना रेटिकुलरस से आते हैं। मेल का प्रीडोमिनेंट सेक्सुअल हार्मोन क्या है, लेकिन हम में मेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है कि नहीं, हम में भी है, बिकॉज वी हैव जोना रेटिकुलरस, एड्रिनल ग्लैंड है। अब फीमेल की जो प्रीडोमिनेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, लेकिन फीमेल में भी कुछ हद तक टेस्टोस्टेरोन होते हैं, बिकॉज कम फ्रॉम जोना रेटिकुलरस, बट दे आर नॉन फंक्शनल। ये मतलब इतने ज्यादा फंक्शनल नहीं होते। लेकिन पैथोलॉजीज के अंदर अगर फीमेल में एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए, स्पेशली किस लेयर का, जोना रेटिकुलरस, तो फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होगा, ज्यादा। तो उसकी जो अनयूजुअल एरिया पे हेयर अपीयरेंस आएगी कि नहीं, बियर्ड इन द फीमेल, मतलब हर्सुटिज्म इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्सुटिज्म। वॉइस चेंजेस, मतलब थिक वॉइस, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ये किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन। यार आप लोगों को ये सिर्फ देने का मतलब है कि वी हैव ऑल दीस 3 हार्मोन, नन ऑफ द जेंडर को मतलब साइड पर रखते हुए मेल फीमेल दोनों में ये चीजें होती है। लेकिन वो अलग बात है कि प्रीडोमिनेंट कौन कौन सी होती है। क्लियर है। तो इन तीनों को कंबाइंड क्या कहा जाता है, एंड्रोजन। अब एड्रिनल कार्टेक्स से टोटल इसके कितने लेयर हैं, 3, और इन तीनों से टोटल हार्मोन्स कितने हैं। हाँ जी, आप देखें हमारे पास इस तरह स्टार आप लोग लगाए,
इस स्टार पे पहले लेयर से कौन सा हार्मोन, दैट इज अल्डोस्टेरोन, फिर क्या है कार्टिसोल, फिर एस्ट्रा डाइयोल, फिर प्रोजेस्टेरॉन एंड, इसलिए दिस कार्टेक्स एक्ट एज अ स्टार फॉर द लाइफ। ठीक है ना, मतलब अगर ये कार्टेक्स ना रहा तो फिर लाइफ नामुमकिन है। वजह यह है कि दिस अल्डोस्टेरोन लेटर विल मेंटेन ब्लड प्रेशर, एल्डोस्टेरोन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस और बीपी खराब होने से इंसान की लाइफ जा सकती है, और वो मेंटेन करना किसका काम है, अल्डोस्टेरोन। जब इंसान स्ट्रेस में होता है, हमारी ब्रेन की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, हाँ ग्लूकोज है। अब इंसान जब स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, एक्सीडेंट के बाद हमारी ब्रेन की जो ग्लूकोज डिमांड है वो क्या होती है, ज्यादा के काम ज्यादा होती है। अब ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज किसको पहुंचाना, ब्रेन को, ये किसका काम है, कार्टिसोल का काम है। ये किसका काम है, कार्टिसोल। तो कार्टिसोल एक्ट एज अ ग्लूकोकार्टिकाइड, इसका नाम क्या है, ग्लूकोकार्टिकाइड। कार्टिकाइड मीन ये स्टीरॉयड है। ये कौन सा हार्मोन है, स्टीरॉयड, जो किसके साथ जैन रखते हैं, ग्लूकोज, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड कहते हैं। क्लियर है। इसका दूसरा नाम है मिनरलोकार्टिकाइड, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोकार्टिकाइड। तो अगर स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में हम ग्लूकोज ना दे सके ब्रेन को, कैन बी सर्वाइव, नो, एंड दैट इज डन बाय विच हार्मोन, कार्टिसोल इन द बॉडी। क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट, इसलिए इन हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, और इस ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। अभी तक ये जितना भी डिस्कशन हमने की है, ये हमने किस पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की है, एड्रिनल कार्टेक्स की है। अब आते हैं यहाँ पे एड्रिनल मेडुला के अंदर। एड्रिनल मेडुला में याद रखे, इसकी अगर हम बात करें एड्रिनल, ये जो 3 लेयर है इसको आप लोगों ने याद रखना है GFR के नाम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिस लेयर इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एड्रिनल मेडुला। इसमें इंपॉर्टेंट है, इट कंटेन अ कलरफुल सेल, इसके अंदर कलराइजिंग सेल होते हैं एड्रिनल मेडुला के अंदर। इट कंटेन अ स्पेशल टाइप of cell known as enterochromaffin cell। जस्ट सिंपल नाम लेके क्रोमाफिन सेल, तो क्या कहते हैं, क्रोमाफिन सेल। क्रोम किसको कहते हैं, क्रोमा, कलर। ऐसा सेल जो डाई देने से, कलराइजिंग एजेंट देने से वो कलर स्टेन कर सके, इसको क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। एंटीरोक्रोमाफिन इसको इसलिए कहते हैं कि इस तरह की कलराइजिंग सेल इंटेस्टाइन में होते हैं, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या है, एंटीरोक्रोमाफिन सेल। जस्ट रिमेंबर क्रोमाफिन सेल। यहाँ पे याद रखे कि ये जो एड्रिनल मेडुला है, इट रिलीजेस अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इज अ ग्रुप नोन एज कैटाकोलामीन। इसको क्या कहते हैं, कैटाकोलामीन। आई थिंक ऑलमोस्ट मेनी स्टूडेंट फेमिलियर विद दिस वर्ड, ठीक है, कि एड्रिनल मेडुला के अंदर से जो चीजें रिलीज होती है उसको एज अ ग्रुप क्या कहते हैं, कैटाकोलामीन कहते हैं। अब कैटाकोलामीन के अंदर है क्या चीज, फर्स्ट इज एपेनेफ्रीन, इसके अंदर क्या आता है, एपेनेफ्रीन, नाम सुना है क्या नहीं, एपेनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, और इस एपेनेफ्रीन का दूसरा नाम है एड्रिनलिन, इसको क्या कहते हैं, एड्रिनलिन। फिर इसके बाद नॉरएपिनेफ्रीन व्हिच इज नॉरएड्रिनलिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रीन और नॉरएड्रिनलिन। और थर्ड नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डोपामिन, ठीक है, इसके अंदर डोपामिन आता है। इसमें फिनाइलएल्फ्रेन इस तरह और भी है, लेकिन ये 3 सेट याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशाम आज है कि नहीं, एब्सेंट है, ओके। उसके कल पेपर में जब मुझे 2-3 एमसीक्यूज दिखाए थे, और उसमें ये कैटाकोलामीन के 3 क्वेश्चन आते हैं इंटरनल मेडिसिन में, जो कल एग्जाम तक किसी का, ठीक है ना। इंटरनल मेडिसिन एक्चुअली कभी कभार एड्रिनल मेडुला के अंदर कैंसर होता है, क्या होता है, कैंसर, जिसमें कैटाकोलामीन की लेवल अनरेगुलेटली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा। वी विल डिस्कस इन पैथोलॉजी, लेकिन वो क्वेश्चन आया था यस्टरडे इन द एग्जाम, ठीक है, इंटरनल मेडिसिन 4th ईयर वालों का। अब देखें, अब इन तीनों को कंबाइंड हम क्या कहते हैं, कैटाकोलामीन कहते हैं। अब इधर देखें, एक और चीज बताने लगो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। अगर हम इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाएं, 6 कार्बन रिंग बनाएं, दिस कॉल्ड बेंजीन रिंग, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। केमिस्ट्री इसको क्या कहते हैं, अ क्लोज 6 कार्बन रिंग इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग को अगर हम एक OH अटैच करें, इसको फिनोल कहते हैं, ये नाम सुना है कि नहीं, फिनोल। लेकिन अगर हम फिनोल को मजीद क्या अटैच करें, OH, इसका नाम बनता है कैटाकोल।
इसको क्या कहते हैं, कैटाकोल रिंग। तो देखे बेंजीन रिंग के साथ अगर एक OH आ जाए तो वो क्या होता है, फिनोल। लेकिन अगर बेंजीन के साथ हम 2 OH लगाए तो उसका नाम कैटाकोल। तो हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इज कॉल्ड कैटाकोल और मोनो हाइड्रोक्सी इज कॉल्ड फिनोल। ये केमिस्ट्री है। अब अगर इस कैटाकोल के साथ किसी भी कार्बन पे हम क्या लगाए, NH2 लगाए, ये अमोनिया है, अमाइन है, अमाइन है। NH2 इज अमाइन, NH3 इज अमोनिया, NH4 इज अमोनियम। ठीक है, इसमें फर्क है। अब ये कैटाकोल रिंग था और इसके साथ क्या अटैच है, अमाइन, तो इसका नाम क्या है, कैटाकोलामाइन। तो क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइन। तो अगर आप एपिनेफ्रिन इंजेक्शन लेते हैं या नॉरएपिनेफ्रिन, उसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन चिट्ठी पड़ी होती है इंजेक्शन में या टेबलेट्स में, उसमें केमिकल फार्मूला होता है कि नहीं। अगर आप एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और इस डोपामीन की स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें एक कैटाकोल रिंग के साथ क्या लगा होता है, NH2। इसलिए इन तीनों की स्ट्रक्चर वाइज ये सिमिलरिटी की वजह से इसको इस ग्रुप क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइन कहते हैं। क्लियर है। और ये जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम में काम करेगी कि पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। ये हम आगे पढ़ेंगे। एपिनेफ्रिन एक्ट ऑन अल्फा 1, किस पे, अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये हम पढ़ेंगे कि अल्फा 1 कहाँ पे है, इसका अगर काम क्या है, बीटा 1 क्या है, इसका काम क्या है, ये वी विल डिस्कस इट। ठीक है। अब यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का काम है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बट नो बीटा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का की डिफरेंस ये है कि जो एपिनेफ्रिन है इट एक्ट ऑन बीटा 2 बट नॉरएपिनेफ्रिन डू नॉट एक्ट ऑन बीटा 2। क्लियर है। और जो डोपामीन है इट एक्ट ऑन D1, D2, D3, D4 एंड D5 रिसेप्टर। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो D2 रिसेप्टर होता है। वी विल डिस्कस इट। CTZ जोन का नाम सुना है, कीमो ट्रिगर जोन, वोमिटिंग सेंटर, इसके ऊपर डोपामिन 2 रिसेप्टर, डोमपेरिडोन, ग्रेविनेट इंजेक्शन का नाम सुना है, या ग्रेविनेट टैबलेट लोग लेते हैं फॉर द सेक ऑफ वोमिटिंग, उल्टियों के लिए, वो डोपामिन के ऊपर काम करते थे। ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट। अब यहाँ पे देखे मैं एक प्रैक्टिकल बात बताने लगा हूँ जो हर जगह पे काम आती है। इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम सांस लेते हैं, ओरल कैविटी के बाद जो एयर है वो ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया का नाम सुना है कि नहीं, ट्रेकिया इज अ वेंट पाइप। और ट्रेकिया के बाद जो एयर ने जाना है वो ब्रोंकस में जाना है। किधर जाना है, ब्रोंकस। आस्थमा पेशेंट में ब्रोंको क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। आस्थमा जो दमे का मरीज है उसकी पहले से ब्रोंकस में क्या होती है, कंस्ट्रक्शन। तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है कि नहीं, स्पेशली इस तरह की सर्दी के मौसम में उसकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन मजीद बढ़ जाती है। रात के वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द नाइट उन लोगों को चेस्ट टाइटनेस होता है, सांस की तकलीफ होती है। फिर उन लोगों के साथ जेब में एक स्प्रे होता है, वो जल्दी वो पफ कर लेते हैं। देखा है कि नहीं, मतलब जो स्प्रे होता है सल्ब्यूटामोल स्प्रे के नाम से। ठीक है। जब वेंटुलिन गोली का नाम सुना है कि नहीं, ये सल्ब्यूटामोल है। अब सल्ब्यूटामोल ऐसा ड्रग है जिसने सिर्फ जाकर किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है, बीटा 2। क्योंकि बीटा 2 प्रेजेंट इन द ब्रोंकस। कहाँ पे होते हैं, ब्रोंकस। और अगर ब्रोंकस में कोई ड्रग किसको एक्टिवेट करे, बीटा 2, इट कैन कॉज ब्रोंकोडायलेशन। ये क्या कराता है, ब्रोंकोडायलेशन। और जब ब्रोंकस डायलेट होगा तो एयर के लिए जो आना जाना है वो आसान होगा कि नहीं, तो सांस की तकलीफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर एक पेशेंट है वो सल्ब्यूटामोल से ठीक नहीं होता तो हमने एक पावरफुल ड्रग देना है जिसमें बीपी भी मेंटेन करे और ब्रोंको क्या कर सके, डायलेशन। तो हम ऐसा ड्रग दें कि अल्फा पे भी काम करे और बीटा 2 पे भी। आंसर इज एपिनेफ्रिन। So the very emergency condition of asthma, the last hope of the patient is epinephrine injection. ठीक है। Epinephrine is the drug of choice in a patient who is not responding to salbutamol in asthma. ठीक है ना। और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसकी सांस रुकने वाली है। अब patient is feeling impending doom. What is impending doom? The patient has a feeling that I am going to die. इंसान को ऐसा लगे यार अभी मैंने मतलब खत्म होने वाला हूँ, और उसकी जो सांस है वो ऊपर जा रही है नीचे। इसका मतलब ऑलमोस्ट 80% ब्रोंकस क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो पावरफुल बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है, दैट इज एपिनेफ्रिन। ठीक है। लेकिन आस्थमा पेशेंट में हम नॉरएपिनेफ्रिन नहीं दे सकते क्योंकि आस्थमा में हमने ब्रोंको क्या करना है, डायलेशन। और ब्रोंकस के ऊपर सिर्फ कौन सा रिसेप्टर है, बीटा 2, बट नॉरएपिनेफ्रिन का बीटा 2 एक्टिविटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Adrenaline is the drug of choice for asthmatic, but noradrenaline is the not drug of choice because in the bronchus only beta 2 is present। और beta 2 एक्टिविटी सिर्फ किसका है,
एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, हाँ जी, हाँ कम भी, हाँ आस्थमा में। ओके, कब भी वेयर जो टेबलेट है इसके दो काम हैं, एक ये म्यूकस प्रोडक्शन कम करता है और एक ब्रोंको डायलेशन करता है। और दूसरी जो म्यूकस है, व्हाट इज म्यूकस, सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस, ये भी ब्रोंकस को अंदर से ब्लॉक कर सकता है कि नहीं। तो म्यूकस रिड्यूस करना एक्चुअली इनडायरेक्टली ब्रोंकस को क्या करना होता है, डायलेट करना होता है। ठीक है जी, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि हम आसमा में सिर्फ वो चीज देंगे जिसका एक्टिविटी किस रिसेप्टर पे हो, बीटा 2, क्योंकि ब्रोंकस इज बी फॉर बीटा 2 एक्टिविटी। क्लियर है। डोपामिन भी हम पढ़ेंगे और इन तीन चीजों को कंबाइंड हम क्या कहते हैं, कैटाकोलामिन कहते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट फ्रॉम एडिनल मेडुला एंड दिस फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा पेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरस। अब इस एक एक को हम पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी अलग पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर आकर इन तीनों की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इन मतलब 5 और 3, इस 8 चीजों को समझना इनडायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग द एडिनल ग्लैंड। ठीक है ना, ये हम फिर किसको समझेंगे, एडिनल ग्लैंड को। तो आज से स्टार्ट लेके नहीं, नहीं ओके। मंडे से देखे, जो लोग फ्रेश है बिल्कुल नए हैं, प्लीज आप कोशिश करें एंडोक्राइन सिस्टम, जिन लोगों से 1-2 लेक्चर मिस हुए हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और जो अपर लिम्ब के 2 से या 3 लेक्चर है वो रिकवर करें वीकेंड के अंदर। तो कोशिश करें कि मंडे से जो भी चीज हम पढ़ेंगे पता होना चाहिए कि हमने बैक पे क्या पढ़ा है। इफ यू नो द बैक नॉलेज इट विल बी इजियर टू गो फॉरवर्ड। ठीक है ना। तो मंडे के लिए जिन लोगों ने प्रीवियस 2 से 3 लेक्चर मिस किए हैं वो दोस्तों से रिकवर करें। और ये आज के लिए मैं सिर्फ इसको लो करो, ये सलाउद्दीन आपका काम ये है, अपर लिम्ब के जो लेक्चर है और ये जो एंडोक्राइन वाले लेक्चर है इसका आप पीडीएफ बने सिर्फ इन दोनों का, और आज शाम को ग्रुप में दे दे जिन लोगों से मिस है, ताकि वो अपने लिए नोट्स बनाए। ठीक है ना, तो वो लोग नोट्स बनाए। और दूसरी बात, जिसने पढ़ा है वो प्लीज रिवाइज करे। ठीक है ना, वो रिवाइज करे। मंडे को इंशाल्लाह इसके अंदर रैंडम क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक के लास्ट में जब सारे लोग का ये सारा का सारा सिलेबस एक जैसा हो जाए, फिर इंशाल्लाह एक छोटा सा मिनी टेस्ट रखेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज टेस्ट रखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एमसीक्यूज जितना आप ज्यादा करेंगे उतना पासिंग रेट ज्यादा होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे 9:30। हाँ, अल्लाह हाफिज़। तो ग्रुप में इंशाल्लाह ये शेयर करेगा, और आज ग्रुप में मैंने कुछ रैंडम एमसीक्यूज डालने हैं, तो उस पर कमेंट्स करें, उसके आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।